जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। हम परवेज आलम। दोस्तों, आज हम हिंदी शुरू करने जा रहे हैं वर्णमाला, और वर्णमाला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी। तो सबसे पहले हिंदी, जब हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे तो पहले सबके माइंड में यही ख्याल आ रहा होगा, यही दिमाग में सोच रहे होंगे कि हिंदी किस किस एग्ज़ाम को कवर करेगा। जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, ऑल एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। जिस किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी पूछी जाती है तो वो यहाँ से कवर हो जाएगी आपकी। और ये सब कुछ फ्री में मिलेगा आपको। जो पेड कोर्स में आप खरीदते हो, जो चीज़ें आपको पेड कोर्स में मिलती है, वो सब आप मेरे द्वारा यहाँ बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ये नहीं कि जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं उस तरीके से अलग पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन अलग पढ़ाया जाएगा। मेरा मकसद यही है कि आपको शिक्षा फ्री में मिले। जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि जो मुझसे बनता है मैं आपके लिए करूँ। और दोस्तों, आप भी मेरे साथ सहयोग बनाए रखें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते चलें और अपने एग्जाम को देखते चलें। कि अगर मैंने वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस लगा कर देखना, और देखने के बाद आप मुझे बता देना कि एक भी क्वेश्चन मेरा बाहर यहाँ से जाता है। तो आज हम वर्णमाला शुरू करेंगे। और वर्णमाला में कि वर्णमाला कहते किसे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। जो मैं बोलूँ उससे नोट्स अपने हाथों से क्रिएट करते रहें, क्योंकि लास्ट में मैं भी आपको एक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूँगा। जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो सब आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी के लिए बेहतर यही कि अपने खुद के नोट्स तैयार करें। तो सबसे पहले वर्णमाला बताइए, वर्णमाला कहते किसे हैं? तो वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का सुव्यवस्थित समूह कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। कि कहने का मतलब यह है कि वर्णों का क्रम होना चाहिए, वर्णों का क्रम होना चाहिए। जैसे मैं एक यहाँ पर माला क्रिएट करता हूँ, आप देखिए ध्यान से। एक यहाँ पर मैं माला क्रिएट कर रहा हूँ, उस माला के आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बात सही है। तो जैसे हमने माला बनाई, और माला बनाने के बाद मैं यहाँ पर ए लिखा, और ए लिखने के बाद मैं यहाँ कै लिख देता हूँ, यहाँ 6 छात्रें लिख देता हूँ। तो बताइए कि ये जो क्रम है, ये क्रम ठीक है? बताइए, वर्णों का क्रम ठीक है? नहीं ठीक है। तो जब वर्णों का क्रम ठीक नहीं होगा तो वो वर्णमाला नहीं कहलाती है। वर्णमाला वही कहलाती है कि जिसका क्रम हो। क्रम किस तरीके से? आ आना चाहिए, फिर ई आना चाहिए, फिर बड़ी ई आना चाहिए, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, और इसके बाद ऋषि वाला। तो देखना आप कि मैंने यहाँ पर वर्णों को क्रम से लिखा, वर्णों को क्रम से लिखा, मैंने वर्णों को क्रम से लिखा। तो क्या कहलाती है हमारी? वर्णमाला कहलाती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा वर्णमाला किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आती है वर्ण। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण बताइए किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो। उसे वर्ण कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो उसे वर्ण कहते हैं। और एक और चीज़ आती है कि आप थोड़ा ध्यान समझिए कि ध्वनि। ये 2-3 चीज़ें आपको परेशान करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर करा देता हूँ। ध्वनि बताइए, ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या हुआ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब मौखिक सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये होती है ध्वनि। और आ जाए लिखित सबसे छोटी इकाई, तो वो कौन सी होती है? वर्ण होता है। और इस तरीके से एक और चीज़ होती है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं बताइए? अक्षर, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपको। तो अक्षर जिसे नष्ट न किया जा सके उसे अक्षर
कहते हैं। जिसे नष्ट ना किया जा सके उसे कहते हैं हम अक्षर कहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हम एग्जाम में किसे टिक करेंगे, ध्वनि को टिक करेंगे। और वो भी मौखिक पूछी जाए तो हम ध्वनि को टिक करेंगे। अगर भाषा की लिखित इकाई पूछी जाए तो वो वर्ण होती है, और वर्ण ना हो तो उसके बाद अक्षर लगाएंगे हम। अक्षर मतलब जिसे नष्ट ना किया जा सके। तो इस तरीके से आपको ये वर्णमाला और वर्णमाला क्या टर्म समझ में आया। आपको वर्णों का सुव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और इसके आगे हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला के दो। वर्णमाला को किस तरीके से बांट सकते हैं, वर्णमाला को दो तरीके से बांट सकते हैं। कौन कौन से, एक तो स्वर और व्यंजन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, सबसे पहले क्या शुरू करेंगे हम, यहाँ पर स्वर करेंगे, स्वर से, ठीक। और स्वर कहते किसे हैं बताइए, स्वर कहते किसे हैं, यहाँ पर लिख लीजिए आप। स्वर जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, ठीक है। जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से हो उन्हें क्या कहते हैं हम, स्वर कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा लिख लीजिए। दूसरी परिभाषा क्या होगी इसकी, जिनकी सहायता से दूसरे वर्ण का उच्चारण होता है, उन्हें कहते हैं हम स्वर कहते हैं। अब एक और परिभाषा लिख लीजिए आप इसकी, जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक होता है, ठीक है। जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है वो स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण जिनकी सहायता से दूसरे वर्ण बोले जाते हैं वो ये कहलाते हैं स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक होता है वो ये कहलाते हैं हमारे स्वर कहलाते हैं। अभी स्वर कौन कौन से होते हैं ये लिखिए आप यहाँ पर। ये होता है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक वाला, ओखली वाला, आव से औरत वाला। और दो और होते हैं हमारे ये वाले, एक तो अंग वाला होता है और एक विसर्ग वाला होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, अयोगवा कहते हैं। अब देखिए जो मैंने परिभाषा लिखवाई क्या इनको कोडिफाई करती है, ए, आ, ई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से हो रहा है। कैसे, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैं, ये व्यंजन है हमारा और ये स्वर है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, दूसरी परिभाषा कोडिफाई करती है मैं। जब मैं का उच्चारण कर रहा है तो इसमें एक ही आवाज़ आ रही है। किसकी आवाज़ आ रही है, एक ही आवाज़ आ रही है। इसे अगर हम पूरा इसका रूप लिखते हैं तो किस तरीके से लिखा जाएगा, मैं हलंत प्लस ए। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर एक ही आवाज़ निकल रही। तो ये मैं जो बना है एक ही सहायता से बना है, मैं जो बना है एक ही सहायता से बना है। मतलब मैं का जो हम मैं को जो बोलते हैं वो किस तरीके से बोलते हैं, ए लगा के साथ में बोलते हैं, वो उसके अंदर छुपा हुआ होता है। तो ये मैं इस तरीके से होता है। तो देखा आपने कि इनकी सहायता से दूसरे वर्ण बनते हैं, कौन से, व्यंजन वर्ण बनते हैं। अब यहाँ पर देखो जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक होता है। तो यहाँ पर आ का उच्चारण कीजिए, बताइए आ में कुछ जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है ना। ई में कुछ जुड़ रहा है, नहीं। अब बताइए री, यहाँ पर ई, बड़ी कुछ जुड़ रहा है, नहीं। इसके बाद ऊ यहाँ कुछ जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है। तो देखो यहाँ पर जो इनकी आवाज़ यहाँ से निकलती है, वोकल से निकलती है, मतलब कंठ से निकलती है, ठीक है। कुछ वर्ण कंठ भी, तालव्य भी होते हैं, वो नहीं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इनकी जो आवाज़ होती है वो स्वतंत्र पूर्वक होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ण कितने होते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है, अगर स्वरों की संख्या कितनी होती है तो यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और कुल पूछा जाए तो कुल कितने होते हैं,
अगर कुल पूछ लिया जाए तो आपको 13 लगाना है, ठीक है। कुल में हम 13 लगाते हैं, मतलब टोटल कितना है। इस तरीके से प्राकृत में कितने हैं, प्राकृत में कितने हैं, प्राकृत में 9 हैं। पाली में कितने हैं बताइए, पाली में कितने हैं 10 हैं। और संस्कृत में पूछ ले जाए, संस्कृत में कितने हैं टोटल, वो भी 13 हैं। तो इस तरीके से स्वर के बारे में आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब इनका हम वर्गीकरण करते हैं कि स्वर का वर्गीकरण किस तरीके से करते हैं। अभी सिर्फ आपको स्वर के बारे में बताया, टोटल के स्वर कितने होते हैं और कैसे होते हैं। अब देखते हैं हम स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले देखते हैं हम उच्चारण व मात्रा के आधार पर। इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। उच्चारण और मात्रा के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले होता है ह्रस्व स्वर, दूसरे स्थान पर होता है कौन सा, दीर्घ स्वर, और थर्ड नंबर पर होता है विलुप्त स्वर। ये 3 होते हैं। लेकिन इससे पहले ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर, ये किसके आधार पर है, उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं मात्रा, ये मात्रा होती क्या है सबसे पहले, ठीक है, या उच्चारण क्या होता है, इन दोनों को समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसे बात को करेंगे कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले मात्रा। मात्रा कहते किसे हैं, ठीक है। उच्चारण में लगने वाले समय को क्या लिखते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अब कैसे, देखो मैंने यहां पे लिखा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ, री, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मात्रा का समय लगा, ठीक है। यहाँ पर कितना लगा, 1 मात्रा का समय लगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं मात्रा। देखो मैंने बोला ई, ए, उ, आ, री, तो ये मैंने बोला, तो इनका क्या हुआ, मात्रा, मतलब मेरे उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब मात्रा होती है 2 प्रकार की, कौन कौन सी, नंबर 1 लघु मात्रा, नंबर 2 गुरु मात्रा। अब आप समझ गए होंगे कि लघु मात्रा कौन सी होती है, जिसमें 1 मात्रा का समय लगता हो। कैसे, ए 1 मात्रा का समय लगा। अब यहाँ पर दीर्घ मात्रा आ, ठीक है, तो यहाँ पर कितना समय लगा, 2 मात्रा का समय लगा। इसके बाद यहाँ ई, तो यहाँ पर बड़ी ई, तो देखा दोनों, यहाँ ऊ और यहाँ पर बड़ा ऊ, यहाँ पर ऋषि, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ए से एड़ी वाला, आई से ऐनक वाला, और औ से औरत वाला, ओखली वाला और औरत वाला। तो देखा हमने कि यहाँ पर 1 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। तो 1 मात्रा का समय लगता है तो क्या कहलाते हैं, वो लघु मात्रा कहलाती है। जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है क्या कहलाती है, गुरु मात्रा कहलाती है। तो यहीं पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो जो हमारे गुरु स्वर हैं, गुरु स्वर मतलब जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, उसे कहते हैं हम ये वाले, ठीक है। ये क्या होंगे, हमारे दीर्घ स्वर होंगे। और जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब आती है त्रिमात्रा। त्रिमात्रा का मतलब होता है कि उच्चारण में जो लगता है समय उससे कई गुना लगे, मतलब 3 मात्रा का समय लगे। कैसे, जैसे मैंने बोला हे राम, इस तरीके से बोला मैंने हे राम, तो देखो मैंने यहाँ पर उच्चारण में कितना समय लिया, ज़्यादा लिया। ज़्यादा समय लेंगे तो हमारे कौन सा हो जाएगा, प्लुप्त स्वर। जैसे मैंने बोला ओम, इस तरीके से कितना भी लंबा खींच सकते हैं हम। तो जब उच्चारण में लगता है ज़्यादा समय तो वो हमारे प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं है, इन दोनों की मान्यता है, तो इस आधार पर देख सकते हैं। अब एक बात और समझिए कि 1 मात्रिक स्वर किन्हें कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। 1 मात्रिक स्वर किन्हें कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, लिखते चलिए आप। और ये गुरु स्वर किन्हें कहते हैं, जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, क्या कहलाते हैं, वो गुरु स्वर कहलाते हैं। मतलब ये दीर्घ स्वर भी कहलाते हैं और यही गुरु स्वर कहलाते हैं। यही 1 मात्रिक स्वर कहलाते हैं, यही ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और यहाँ पर पूछ लिया जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4, तो कितनी है, 4 है। अगर पूछ लिया जाए गुरु स्वर की मात्रा, गुरु स्वर पूछ लिया जाए तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी है इसकी मात्रा, ये स्वर कितने हैं, स्वर ये 7 है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 4
दीर्घ होंगे, वो होंगे हस्व स्वर होंगे, या गुरु होंगे, या एक मात्रिक होंगे, या गुरु होंगे। गुरु में दीर्घ स्वर भी आ जाएंगे हमारे और द्विमात्रिक स्वर भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया वो उच्चारण मात्रा के आधार पर। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, वो है हमारे जीभ या जीवा की आकृति के आधार पर। आई होप समझ में आ गया होगा कि मात्रा किसे कहते हैं। सेकंड नंबर है हमारा जीभ की आकृति के आधार पर। अभी जीभ की आकृति मतलब जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, इसके आधार पर हमें देख रहे हैं कि स्वर कितने भेद होते हैं। तो स्वर के भी कितने भेद होते हैं, यहाँ पर भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 डाल लीजिए यहाँ पर आप, अग्र स्वर, जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। सेकंड नंबर डाल लीजिए आप मध्य स्वर, और थर्ड नंबर डाल लीजिए आप पश्च स्वर। अब ध्यान से देखिए आप कि जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं वो कौन कौन से होंगे। जीभ के जो अगले हिस्से से बोले जाते हैं वो कौन कौन से होंगे, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कहाँ शुरू करना है आपको, छोटी ई, बड़ी ई, ये क्या आते हैं हमारे अग्र स्वर। जीभ के जो अगला हिस्सा होता है, जीभ का ये वाला हिस्सा होता है अगला वाला, उससे बोले जाते हैं। अभी आते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर में एक ही आता है, क्या है, ए, क्या है, ऐसे अनार वाला ए आता है। और बाकी जो बचे वो कौन कौन से बचे, आप अंदाजा लगा लीजिए कौन कौन से बचे। यहाँ पर ये हो गया हमारा आ, हमारे जीभ या जीवा की आकृति के आधार पर हो गए हमारे कौन कौन से अग्र स्वर। जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 5 होती है। मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है, पश्च स्वर की संख्या भी कितनी होती है, टोटल 5 होती है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि टोटल कितने होगा, 5 5 10 और 1 11। तो हमारे स्वर कितने होगा टोटल, ये 11 हो गए। तो इस तरीके से हमने जीभ या जीवा की आकृति के आधार पर देखा। अब थर्ड नंबर पर देखते हैं, हमारे थर्ड नंबर पर कौन सा होता है। थर्ड नंबर पर हम देखेंगे ओष्ठ या होठ की आकृति के आधार पर कौन कौन सा होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 डाल लीजिए आप यहाँ पर वृत्ताकार स्वर। दूसरे नंबर पर आते हैं अवृत्ताकार स्वर। अब ध्यान से देखिए कि वृत्ताकार मतलब होठ गोल गोल हो जाए, होठ गोल गोल हो जाए। अवृत्ताकार होठ गोल गोल ना हो। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि वृत्ताकार स्वर कौन कौन सा हो सकते हैं, पढ़िए आप बताइए, थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। जिसमें होठ गोल हो जाए, ऊ, देखो मेरा होठ गोल हो रहा है नहीं, तो यहाँ पर ऊ आगा, छोटा बड़ा ऊ। अब इनसे बनने वाला कौन सा होगा, ये होगा। और इससे बनने वाला कौन सा होगा, आओ होगा। तो देखा आपने कि होठ इनमें गोल हो रहा है, ऊ गोल हो रहा है, बड़ा ऊ गोल हो रहा है, आओ इनमें देखो, इनसे बनने वाले जो भी होंगे ये क्या होंगे, हमारे वृत्ताकार होंगे। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या 4 होती है। अब जो बाकी बचे अवृत्ताकार में आ जाएंगे। जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि वाला, और ऐसे एड़ी वाला, और आई से एनक वाला। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, तो इनकी संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 हो रही है, 7। और ये बाकी तो ये हमारे वृत्ताकार स्वर होगा। वृत्ताकार मतलब जो होठ हमारे गोल गोल हो जाएं तो वृत्ताकार होते हैं। जिनमें होठ हमारे गोल ना हो उच्चारण करने में, वो क्या होते हैं, अवृत्ताकार होते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी स्वर के कितने भेद देख लिए, हमने 3 भेद देख लिए। अब जो रह गया हमारा 4 देखेंगे अब हम।
अब देखते हैं स्वर के हम चौथा नंबर पे क्या आता है, यहाँ पर देखते हैं हम मुख की आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 डाल लीजिए सम्भ्रंत स्वर, दूसरे नंबर पर डाल लीजिए विब्रत स्वर। इसके बाद 3rd नंबर पर डाल लीजिए अर्ध सम्भ्रत स्वर। इसके बाद 4 नंबर पर डाल लीजिए अर्ध विब्रत स्वर। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, सम्भ्रत स्वर का मतलब होता है कम खुलना और विब्रत का मतलब होता है ज़्यादा खुलना। तो मतलब जो हमारा मुंह खुलता है उसकी आकृति के आधार पर कितना खुलता है कितना नहीं। तो यहाँ पर ज़्यादा मुंह खुलता है, तो ज़्यादा मुंह खुलता है तो बताइए कौन कौन से होंगे। जब ज़्यादा मुंह खुलता है या कम, जब कम मुंह खुलता है तो सम्भ्रत होता है, ज़्यादा मुंह खुलता है तो क्या होते हैं, विब्रत होते हैं। तो देखो यहाँ पर ऊ कम मुंह खुलता है, बड़ा ऊ यहाँ भी कम मुंह खुलता है। इसके बाद यहाँ छोटी ई से छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऐसे ऋषि वाला। देखो इनमें आप पढ़ के देखना, उच्चारण करके देखना इनका, तो इसमें कम मुंह खुलता है, ई, बड़ी ई, ऊ, री। बताइए यहाँ पर ज़्यादा मुंह खुल रहा है कम मुंह खुलता है, तो ये हमारे क्या होता है सम्भ्रंत स्वर। विब्रत मतलब आ ज़्यादा खुलता है, तो ज़्यादा में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अर्धविब्रत में क्या होता है, यहाँ पर अर्धविब्रत। तो इसका बहुत आसान तरीका है, इनको ही कहते हैं बड़े स्वर। यहाँ पर लिख लीजिए आप बड़े स्वर, सॉरी पहले छोटा वाला ये आ जाएगा ऐनक वाला, और इसके बाद दूसरा ये वाला आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे हमारे अर्धविब्रत हो जाएगा। और अर्धसम्भ्रत में क्या बचा, बताइए आप क्या बचा। यहाँ पर ऐसे अनार बचा, ऐसा अनार के बाद यहाँ पर क्या बचा, ऐसे एड़ी वाला बचा, और यहाँ पर और क्या बचा बताइए, थोड़ा सोचिए क्या बचा, जल्दी बताइए। यहाँ पर ओ से ओखली वाला। तो ये देखा हमने कि अर्धसम्भ्रत ये हो गए और सम्भ्रत ये हो गए, मतलब कम मुंह खुलता है। विब्रत मतलब ज़्यादा मुंह खुलता है, बहुत आसानी से हो गए। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पर अर्धसम्भ्रत की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3rd है। और इसके बाद विब्रत की संख्या कितनी होती है, वो 2 होती है। तो इस तरीके से आज हमने स्वर की वीडियो कंप्लीट कर ली है। और जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और सभी चीज़ों की जितने भी आप ये पढ़ रहे हैं सबको आपको PDF नोट्स मिलेंगे, वो भी बाद में। अब इसके बाद जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद चैप्टर वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो भी कहाँ पर, यहीं पर करेंगे। कि आप देखना हमारा स्कोर कितना आता है, और अपनी बुक से भी लगा कर देखना एक बार।